बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट 3 है। पहली 2 वीडियो में हमने बाबर का अध्ययन किया और आज हम इस वीडियो में हुमायूं का अध्ययन करेंगे। हुमायूं जो बाबर का बेटा था, वो शाब्दिक दृष्टि से हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। बाबर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का यह नामकरण इसलिए किया कि वह जीवन में सफलताओं और उपलब्धियों के साथ आगे बढ़े, किंतु परिणाम उसके विपरीत रहे। भारत के विभिन्न शासकों में शायद ही कोई शासक हो जिसने इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। हुमायूं के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ थी, जिसमें से अधिकतर उसकी स्वयं की पैदा की हुई थी। सारा जीवन उसका इन्हीं समस्याओं के बीच निकल गया। बाबर ने अपने जीवन काल में उसे उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु वह बाबर की मृत्यु वाले दिन 30 दिसंबर 1530 को शासक नहीं बन पाया। इसका कारण दरबारी षड्यंत्र था, जिसका नेतृत्व बाबर का वजीर निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा कर रहा था। वह बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था। इस परिस्थिति में वह षड्यंत्र को असफल कर बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद शासक बना। हुमायूं का आरंभिक जो जीवन है, उसका जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 को हुआ। उसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और माता का नाम माहिम बेगम थी। बाबर ने अपने सभी पुत्रों की शिक्षा अच्छी व्यवस्था करवाई, परंतु ज्येष्ठ पुत्र से लगाव अधिक होने के कारण इस ओर विशेष ध्यान दिया। इसी कारण वह तुर्की, अरबी, फारसी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर सका। वह गणित, दर्शन, ज्योतिष को भी पसंद करता था। युद्ध कला उसने अपने पिता से सीखी। बाबर की भारत विजयों, विशेषकर पानीपत व खानवा के युद्धों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रशासनिक ज्ञान उसने बदख्शां, हिसार, फिरोजा व संभल की जागीरों से प्राप्त किया। 12 वर्ष की अवस्था में उसे बदख्शां का प्रशासनिक मुखिया बना दिया गया था। हुमायूं की समस्याएं थी, जैसे आपको पता भी है, हुमायूं ने आगरा, संबलपुर, जौनपुर, गणिपुर, कालपी पर भी अधिकार कर लिया था और उससे इसकी योग्यता व सफलता से बाबर खुश हुआ तो उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इसके बाद जब 1528 में बाबर के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी तो वह उसके साथ रहने लगा। हुमायूं की समस्याएं थी, काफ़ी समस्याएं थी। इन्हीं के कारण वह न तो शांतिपूर्वक जीवन जी सका, न शासन कर सका। उसकी समस्याएं थी जिसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली, उत्तराधिकार में मिली हुई समस्याएं। उत्तराधिकार में मिली हुई समस्याएं थी उत्तराधिकार की समस्या, क्योंकि बाबर ने उसे अपने जीवन में ही उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु बाबर के बहुत से अमीर उसके शासक के रूप में उसे देखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, उसे राज सिंहासन से दूर रखने की कोशिश की। बाबर के शासनकाल में उसका एक विश्वास पात्र सहयोगी निजामुद्दीन अली था, जो वजीर के रूप में कार्य करता था। बाबर भी उसकी सलाह को विशेष महत्व दिया करता था। बाबर के शासनकाल के अंतिम दिनों में वह अपने को ही शासक दिखाने लगा था। हुमायूं के इस षड्यंत्र के विरुद्ध अपने अमीरों को एकत्रित किया, योजना बनाकर निजामुद्दीन अली की शक्तियाँ कम करके उसे वजीर के पद पर से हटा दिया। उसमें सफल हो गया, लेकिन उसका अमीरों के साथ उसका मनमुटाव हो गया। राजनीतिक अस्थिरता थी। दूसरा उसकी समस्या थी चारों ओर राजनीतिक अस्थिरता। मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें वह राजपूत अफगानों को पराजित भी कर पाया, लेकिन शक्ति को समाप्त नहीं कर सका और ये अव्यवस्था का दौर था और राजपूत व अफगान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते थे। इस समय अफगान बिहार क्षेत्र में शेर खां के नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे। इस कार्य में शेर खां को महत्वपूर्ण सफलता भी मिल रही थी। दूसरी ओर गुजरात क्षेत्र में बहादुर शाह अन्य मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहा था। तीसरी थी प्रशासनिक अव्यवस्था। बाबर जब भारत में अपना राज्य स्थापित तो कर पाया, लेकिन वह इसको ठीक प्रकार से प्रशासित नहीं कर पाया और इससे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था खराब हो चुकी थी। बाबर द्वारा इसकी ओर ध्यान न दिए जाने के कारण वह चरमरा गई थी। हर ओर आतंक का राज्य था, किसी को किसी पर विश्वास नहीं था। खराब आर्थिक स्थिति। बाबर ने साम्राज्य स्थापित करने के बाद आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने राजकोष के धन को अमीरों व सैनिकों में बंटवा दिया था और खजाना खाली हो चुका था। सेना का रख रखाव भी ऐसी परिस्थितियों में कठिन हो गया था।
कमज़ोर सैन्य व्यवस्था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना सेना के दम पर की, परंतु हुमायूं के समय यह निर्बल बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला यह कि बाबर को भारत से में पर्याप्त मात्रा में लूट का माल प्राप्त हुआ, परंतु वह इसका ठीक से बंटवारा नहीं कर पाया और सैनिकों में असंतोष की भावना आ गई थी। और दूसरा, बाबर की सेना के अधिकतर सैनिक काबुल का क्षेत्र के थे, तो उनकी स्वामी भक्ति बाबर के साथ थी और वे बाबर की मृत्यु के साथ ही वापस चले गए थे। जैसे तुरानी, ईरानी, उज़्बेक, मंगोली, अफ़गानी व भारतीय थे, वो तालमेल नहीं बैठा पाया इनमें। राज्य का जागीरों में विभाजन। बाबर ने अपने कृपा पात्र सैनिकों और अमीरों को खुले दिल से जागीरें बांट दी, जो कि किसी भी शासक की उपलब्धि नहीं होती थी, क्योंकि वो जागीरें आगे चलकर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का आधार बनती हैं और केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर करने में भूमिका निभाती हैं। इसके बाद हुमायूं के भाई व संबंधी। हुमायूं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या उसके भाई थे। उन्होंने उसके समक्ष बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु उसके अन्य पुत्र यह मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात यह थी कि बाबर ने हुमायूं को अंतिम समय में निर्देश दिया एवं अपनी अंतिम इच्छा भी व्यक्त की कि अपना राज्य सारे भाइयों में बांट लेना। हुमायूं ने इस आधार पर राज्य बांट दिया, जो कि राज्य के लिए बहुत हानिकारक रहा, क्योंकि चारों भाइयों में तालमेल नहीं था और एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते रहते थे। उसका भाई कामरान, जिसे काबुल व कंधार का क्षेत्र दिया, उसने उसे सबसे ज़्यादा तंग किया। अस्करी व हिंदाल, उसके दो भाई भी समय समय पर उसे परेशान करते रहते थे। वे स्वयं सत्ता पर अधिकार चाहते थे और वे हुमायूं के अपने व्यक्ति किसी खतरनाक शत्रु से उसके लिए कम नहीं थे। स्वयं का उत्तरदायित्व तो भी। हुमायूं को बहुत सारी समस्याएं विरासत में मिली हुई थी, लेकिन बहुत सारी समस्याएं और गलतियां उसने इस तरह की कि राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, बल्कि वह बहुत से खतरे मोल लेता चला गया। अंततः उसे साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ा। उसकी समस्याएं थी, स्वयं का उत्तरदायित्व के कारण उसने अपनी जिन समस्याओं को सुलझाने की बजाय वो उलझाता चला गया, उनका कारण उसका स्वयं का उत्तरदायित्व था। पहला था सही समय पर सही निर्णय लेने का भाव। यह हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह निर्णय लेने में देर करता था। कई बार तो निर्णय लेता ही नहीं था और उसका लाभ शत्रु को मिलता था। दूसरा, योजनाबद्ध जीवन का भाव था। वह किसी भी व्यक्ति की सफलता व असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने जीवन को कितने नियोजित ढंग से आगे बढ़ाता है। उसने जीवन भर अनियोजित ढंग से कार्य किए और वह जल्दी में आवेश में आ जाता था और भटक जाता था। तीसरा, आरामप्रस्त जीवन। हुमायूं जीवन में आराम परस्ती व विलास प्रियता को अधिक महत्व देता था। जैसे उसे कोई सफलता मिलती या अभियान के पूरा होने की उम्मीद हो जाती, अपना अधिकतर समय विलास प्रियता व रंग रलियों में गुजार देता था। मालवा, गुजरात, बिहार व बंगाल की सभी विजयों के अंतिम दौर पर उसकी असफलता का कारण उसकी विलासिता की जिंदगी थी। अफीम खाने की आदत। उसकी बड़ी कमजोरी थी कि वह अफीम का नशा करता था और इसके कारण उसका बहुमूल्य समय और धन तो खराब होता था, बल्कि उसके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती थी। कमज़ोर सेनापति भी था। हुमायूं किसी भी तरह से कामयाब सेनापति नहीं था। उसने युद्ध के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाले दांव पेचों का ज्ञान नहीं था। वह शत्रु की शक्ति का कार्य प्रणाली का ठीक से अनुमान नहीं लगा पाता था, तब वह बिना योजना के आगे बढ़ता और पीछे हटता था। कभी कभी ऐसे समय में संधि कर लेता था जब उसकी जीत निश्चित होती थी। शेर खां व बहादुर शाह के साथ उसने ऐसा ही किया था। यह उसकी कमजोरी को दर्शाता है। कुल मिलाकर वह कमज़ोर सेना नायक था। उसकी अन्य कमजोरियां भी थी। उसमें और भी बहुत सारे दोस्त थे जिसने उसके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी। वह राजनीतिक कूटनीतिज्ञ नहीं था। इसी कारण विभिन्न परिस्थितियों में किसे किस प्रकार की बात की जाए उसके लिए संभव नहीं था। वह दूतों का आदान प्रदान व दूतों का चयन भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। वह प्रशासक के रूप में भी कभी सफल नहीं हुआ। हुमायूं का अभियान, भूलें और निर्वासन। हुमायूं का अभियान जो था वो बाबर की मृत्यु के बाद जब वो राजा बना तो किसी भी तरह से स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वो चारों ओर समस्याओं से घिरा हुआ था। उसके परिवार की ओर से तब बाहर के शत्रुओं दोनों की ओर से उसे खतरा था, समस्याएं थी। उसने सर्वप्रथम राज्य की शासन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तथा षड्यंत्रकारियों में से किसी को भी उनके पद से नहीं हटाया, क्योंकि वह शुरू के दिनों में कोई समस्या खड़ी नहीं करना चाहता था। सबसे पहले उसने राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया।
उसने इस आधार पर उसने अपने भाई कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र दे दिया, जहाँ वह पहले से गवर्नर था। दूसरे हुमायूं के भाई हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया। इसमें अलवर, गुड़गांव और आगरा शामिल थे। हुमायूं का छोटा भाई अस्करी को संभल का क्षेत्र सौंपा गया। इस तरह हुमायूं ने कार्य तो पिता की आज्ञा के अनुरूप किया, लेकिन उसके परिणाम घातक निकले। इन सारे भाइयों ने असंतुष्टि महसूस की और स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की भावना बढ़ गई। इसके बाद कलिंजर अभियान। हुमायूं ने सत्ता ग्रहण करने के बाद राज्य की स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उसने सर्वप्रथम बुंदेलखंड और क्षेत्र में कलिंजर को चुना, क्योंकि यहाँ का राजपूत शासक अफगानों के साथ मिलकर हुमायूं के विरुद्ध योजना बना रहा था। उसने 1531 में कलिंजर के दुर्ग पर डेरा डाल दिया और लगभग जून के अंतिम दिनों तक चला, बाद में उठा लिया गया। इसी कारण पूर्वी क्षेत्र में अफगानों की तपस्या में कामरान की गतिविधियों को नियंत्रित करना बताया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में उसने कलिंजर के शासक से धन भी लिया और इस प्रकार प्रताप रुद्र से अधीनता स्वीकार भी करवाई। यह उसका सफल अभियान था। दूसरा, दोराहा का युद्ध। कलिंजर के बाद हुमायूं ने अफगानों की ओर ध्यान दिया। इसमें अफगान एक शक्ति के रूप में जौनपुर में महमूद लोदी के नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे। महमूद लोदी ने जौनपुर, मनिकपुर व लखनऊ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसी कारण इन क्षेत्रों में मुगल शासन का प्रतिनिधि जुनैद बरलास अफगानों से हार करके आगरा वापस आ गया था। इन परिस्थितियों में बीच हुमायूं स्वयं जौनपुर की ओर विशाल सेना लेकर प्रस्थान करता है और गोमती नदी पर वह महमूद लोदी को हरा देता है और वह उड़ीसा की ओर भाग जाता है। अफगान इस समय विभाजित हो गए थे और वह बिहार, गुजरात व बंगाल की तरफ चले गए थे। ये भी हुमायूं की एक अच्छी सफलता थी। इसके बाद चुनार का घेरा। दोराहा के बाद हुमायूं को थोड़ा सा ध्यान विद्रोहियों में लगाना पड़ा। उसके परिवार के महमूद, जमा मिर्जा व सुल्तान मिर्जा के द्वारा किया गया था। हुमायूं ने उन्हें पराजित कर बयाना के दुर्ग में बंद कर दिया, जहां वे हुमायूं की प्रशासनिक कमजोरी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। यह उसकी दूसरी बड़ी भूल थी, परंतु उसने अपना ध्यान इस ओर लगाने की बजाय चुनार की ओर लगाया, क्योंकि यहाँ पर शेर खां काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। उसने बिहार क्षेत्र पर दबाव बना लिया तथा चुनार के ऐतिहासिक महत्व के किले को अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद वह बनारस क्षेत्र तक अपना दबाव बनाने में कामयाब हो गया, जो पूर्व का द्वार मानते थे। चुनार को हुमायूं ने 1532 में घेर लिया और 4 महीने का यह घेरा 4 महीने रहा, परंतु इसने कब्जे में नहीं कर पाया। परंतु शेर खां भी अपनी स्थिति से परिचित था। वह समझता था कि हुमायूं से अभी आमने सामने की लड़ाई वो नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग को प्रभाव में कर लिया तथा संधि वार्ता का प्रस्ताव किया। साथ में स्वामी भक्ति का प्रदर्शन भी किया। हुमायूं ने उस पर विश्वास कर लिया और चेतावनी देकर घेरा उठा लिया। यह उसके जीवन की तीसरी भूल थी। इस समय शेर खां की शक्ति को कुचला जा सकता था, लेकिन वो उसे किला ही वापस देकर आ गया और भविष्य में शेर खां अपनी शक्ति का आधार इसी किले को बनाया, जो हुमायूं के लिए अत्यंत दुखदायी रहा। उसका बहादुर शाह से संघर्ष। हुमायूं को अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए गुजरात पर प्रभाव जमाना जरूरी था, जबकि गुजरात का शासक बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह स्वयं हुमायूं के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था। इसी कारण दोनों के बीच संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। बहादुर शाह ने अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए मालवा, रायसीन, बीदर, खानदेश, चित्तौड़ व रणथंभौर पर कब्जा भी कर लिया था। हुमायूं ने इन अफगानों को शरण न देने के लिए भी उसे कहा था, लेकिन बहादुर शाह अपनी योजना व कार्यप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध था और अब हुमायूं के पास उससे युद्ध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हुमायूं ने जब 1532 में चुनार को घेर रखा था, बादशाह बहादुर शाह उसी समय अपनी शक्ति मजबूत कर रहा था। इसी कारण हुमायूं ने शेर खां से समझौता किया था कि वह बहादुर शाह से निपट सके, लेकिन आगामी 1.5 वर्ष आगरा व दिल्ली में रंगरलियां मनाता रहा। उत्सव, मौज मस्ती से वह नशे की अवस्था में वह मूल्यवान समय गंवाना उसकी चौथी बड़ी भूल थी। वह उस समय आसानी से बहादुर शाह को हरा सकता था, लेकिन उसने दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना की। इसका उद्देश्य आगरा जैसे शहर का विपत्ति के समय विकल्प लेना था। उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन उसे नुकसान हुआ कि 2 शत्रु बहादुर शाह व शेर खां के इस दौरान बहुत शक्तिशाली हो गए थे। बहादुर शाह ने विजय अभियान में 1536 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच चित्तौड़ की महारानी ने हुमायूं से बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी था। इसी संदर्भ में राखी भेजी। हुमायूं सहायता के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन बहादुर शाह के कहने पर पीछे हट गया कि यह एक हिंदू के विरुद्ध लड़ रहा है।
जबकि हम दोनों मुस्लिम हैं। हुमायूं का तर्क यह था कि मेवाड़ इस समय आंतरिक समस्याओं से उलझा हुआ था, वहाँ से सैनिक सहायता की आशा नहीं थी, अतः वह व्यर्थ में कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कर्णवती की सहायता न कर सारंगपुर में पड़ाव डाल दिया। कर्णावती की सहायता न करना उसकी पांचवी बड़ी भूल थी। इसी कारण बहादुर शाह चित्तौड़ को जीतकर शक्तिशाली हो गया। यदि वह कर्णवती की सहायता कर देता तो भविष्य में राजपूतों को अपना अच्छा सहयोगी बना सकता था। इसके बाद गुजरात में भी हुमायूं ने अपनी चिरपरिचित गलतियों को दोहराया। उसने सबसे पहले अपने धन अपने मित्रों व सेना में बंटवा दिया। उसके बाद रंग रलियां मनाने में व्यस्त हो गया। हुमायूं व शेर खां। हुमायूं को जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लड़ाई शेर खां से लड़नी पड़ी। हुमायूं व शेर खां का संघर्ष हुमायूं के लिए मात्र लड़ाई नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा कड़वा अनुभव भी था, जिसके तहत उन्हें 15 वर्ष भारत से बाहर बिताने पड़े। शेर खां के व्यक्तित्व में इतने गुण थे जिनका हुमायूं में अभाव था। इस तरह से वह दो व्यक्ति, एक प्रतिभावान था, एक भूलों का पिटार, आपस में टकराते हैं तो निर्णय के बारे में किसी को भी सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। शेर खां योग्य व प्रतिभाशाली होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। वह हुमायूं की शक्ति से तो परिचित था ही, वह अपनी अक्षमता व उसके भविष्य का अनुमान भी सहज ही लगा लेता था। इस समय अफगानी बिखरे हुए थे और नेतृत्व की कमी थी। शेर खां ने इसका भी लाभ उठाया और अपने पक्ष में करके वह बुलंदियों को छूता गया। हुमायूं के प्रारंभिक अभियानों में 1532 में चुनार को घेरा था, क्योंकि वह इस घेरे के माध्यम से शेर खां की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन इसमें 3 कारणों से वो सफल नहीं हो सका। पहला यह कि वह शेर खां की कार्यप्रणाली का सही अध्ययन नहीं कर पाया। उसने स्वामी भक्ति तो प्रदर्शित की, लेकिन यह बाद में उसने उसे किला देकर भी वापस चला गया था और इसने अपनी ताकत को बढ़ाई और इसी किले को अपनी ताकत का आधार बनाया। तो जब शेरशाह ने चुनार पर आक्रमण किया तो हुमायूं के सिर से पानी निकल गया था। तो वह 1537 में शेर खां के विरुद्ध अभियान आरंभ करता है। सबसे पहले उसने चुनार के दुर्ग को घेर लिया, क्योंकि पूर्व की ओर बढ़ने का रास्ता यही था। शेर खां ने की योजना के तहत अपने पुत्र कुतुब खां को दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी दी और यह समझाया कि युद्ध भारी सतर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्ग को खाली कर दिया गया था। इस समय वह हुमायूं को धोखे में रखने के लिए छोटी सी सेना की टुकड़ी दिखाना चाहता था। हुमायूं इसका अनुमान नहीं लगाया और 6 महीने तक उसने दुर्ग को घेरे रखा और मार्च 1537 में मुगल सेना किले में प्रवेश करने में सफल हो गई, तब कुतुब खां यहाँ से भाग गया। हुमायूं का दुर्ग पर अधिकार हो गया, लेकिन उसे कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि दुर्ग तो पहले ही खाली किया जा चुका था। वह वहाँ कब्जा करने के बाद बनारस आ गया और बंगाल को जीतने की योजना बनाने लगा। दूसरी ओर शेर खां भी उसे आगरा से और अधिक दूर ले जाकर लड़ाई लड़ने के दृष्टिकोण से उसे बंगाल लाना चाहता था। फिर हुमायूं का बंगाल को जीतना अनिवार्य समझता था, क्योंकि शेर खां बंगाल में रोहतास दुर्ग पर अधिकार करके गोड़ की ओर आगे बढ़ा। उसने अपने अफगान साथियों को कोस सहित रोहतास में छोड़ दिया और हुमायूं व शेर खां के मध्य संधि वार्ता भी हुई। हुमायूं ने शेर खां पर दबाव डाला कि बंगाल में गोड़, रोहतास व क्षेत्र उसके हवाले कर दे। इस कार्य के लिए हुमायूं को बंगाल के पराजित शासक सुल्तान मोहम्मद का समर्थन भी था। दूसरी ओर शेर खां बिहार हुमायूं को देने तब बंगाल पर मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में शासन के लिए तैयार था। उसने इस समझौते में 10 लाख टंका वार्षिक हुमायूं को देने की बात भी कही। दोनों के मध्य प्रस्ताव अंतिम रूप नहीं ले सके। इस कारण बंगाल पर शेर खां अधिकार बनाए हुए रखना चाहता था, और जबकि हुमायूं बंगाल के पराजित शासक के आश्वासन से बहुत अधिक संतुष्ट लग रहा था। इस तरह हुमायूं बंगाल की ओर बढ़ा और बिना किसी विरोध के वो गोड़ पहुंच गया। इसी बीच सुल्तान महमूद की मौत हो गई और हुमायूं अकेला रह गया। ये उसके लिए भारी आघात था। गोड़ को खाली करना भी शेर खां की योजना थी। वह न केवल गोड़ को खाली छोड़ गया, बल्कि वहाँ उच्च कोटि की अफीम इत्यादि भी हुमायूं के लिए छोड़ गया, जिनका वह शौकीन था। और शेर खां की योजना यहाँ कामयाब हो गई। यहाँ हुमायूं गोड़ में रुका और उसका नाम जनताबाद रख दिया। इसी बीच बरसात के मौसम के कारण उसे गोड़ रुकना पड़ा और कुछ समय उसे अपने अंदाज में उसने वहाँ पर समय नष्ट कर दिया। हुमायूं ने अनुभव किया वो बंगाल को जीत चुका है, जबकि यह मात्र उसका भ्रम था, क्योंकि उस दौरान वह बंगाल में घेरा जा चुका था। क्योंकि शेर खां ने इस बीच चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना पर अधिकार कर लिया था। दूसरी ओर हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को आगरा में सेनाकृत करने का आदेश दिया। उसने विद्रोह कर दिया था, स्वयं को आगरा का बादशाह घोषित कर दिया।
उसके भाई कामरान ने भी दिल्ली पर आक्रमण कर हुमायूं की सत्ता को चुनौती दी। हुमायूं इस अवसर पर चारों ओर से शत्रुओं के बीच उलझा हुआ था और इसमें बरसात के कारण मलेरिया ने भी उसकी सेना को विचलित कर दिया था। उसने ऐसी अवस्था में आगरा जाकर अपनी स्थिति को संभालने का फैसला किया। इसके बाद चौसा का युद्ध होता है। इसे हम अगली वीडियो में हुमायूं की जो विजय थी, हुमायूं के अभियान थे, उसे हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।